नमस्ते। तो आज हम लोग एनसीईआरटी 10th क्लास ज्योग्राफी शुरू करेंगे। आपको पता है कि बिहार पुलिस में 9th और 10th से ही प्रश्न आएंगे, तो ऐसे में क्लास 9th और क्लास 10th को हम लोग को पढ़ना अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। इसका मास्टर वीडियो जब एनसीईआरटी जो 10th का ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा उसके बाद मास्टर वीडियो भी उपलब्ध करा दूंगा। आज हम लोग पढ़ेंगे संसाधन और विकास। आप लोगों से कभी कभी प्रश्न बनता है कि भैया इनमें से कौन नवीकरणीय स्रोत है, कौन अनवीकरणीय स्रोत है। तो ऐसे में आप लोग को देखता हूं कि फंस जाते हैं। आज के क्लास से ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। चलिए पहला प्रश्न, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ, उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के आप बताइए कौन कौन। एक जैव और दूसरा अजैव। जी हाँ, जैव और अजैव दो प्रकार के संसाधन आप देखने को मिलता है आपको। उसी प्रकार से अगर पूछे कि समाप्यता के आधार पर, तो समाप्यता के आधार पर भी दो, जिसमें आता है नवीकरण और अनवीकरण। ये दोनों ज्यादा महत्वपूर्ण है, नवीकरण और अनवीकरण जो है इससे प्रश्न ज्यादा बनता है, तो ये भी याद रखना है आपको। चलिए प्रश्न संख्या 3। अब आते हैं कि जैव संसाधन के अंतर्गत, देखिए जैव और अजैव हमने बताया, तो जैव के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो जैव में मनुष्य, वनस्पति, प्राणी जात, ये सब जो हैं यह जैव संसाधन में आते हैं। किसमें आते हैं? जैव संसाधन। एग्जाम में प्रश्न ऐसे बनेगा, निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन के उदाहरण है। दे देगा मनुष्य, दे देगा मशीन, या फिर और कुछ दे देगा। तो आपको याद रखना है मशीन जो है वह अजैव है ना। अजैव में क्या क्या आएगा, जितने भी प्राकृतिक को छोड़ करके, मतलब निर्जीव जो हैं, सजीवों को छोड़ करके मैं बात कर रहा हूं, निर्जीव जो हैं वो सारे के सारे अजैव संसाधन का हिस्सा है। अजैव संसाधन के अंतर्गत निर्जीव वस्तुएं आते हैं। चलिए जैव और अजैव तो हम लोग जान गए। अब जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वह है नवीकरण और अनवीकरण। तो नवीकरण संसाधन के उदाहरणों का नाम याद रखना है आपको अच्छे से। तो नवीकरण जो संसाधन है उसमें आता है सौर, जी हाँ सौर ऊर्जा कह सकते हैं आप, पवन ऊर्जा, उसके अलावा जल आएगा, वन आएगा और वन्यजीव। ये जो सारे हैं ये नवीकरण संसाधन के उदाहरण है। एक बार पुनः दोहरा देता हूं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन और वन्यजीव, ये नवीकरण संसाधन के उदाहरण है। अब आते हैं अनवीकरण युग जो संसाधन है उसका। तो उसमें आएगा खनिज और जीवाश्म ईंधन। जी हाँ जी। अब देखिए होता क्या है ना कि जो नवीकरण है यह जल्दी समाप्त नहीं होगा। जल्दी का मतलब है कि यह समाप्त नहीं होगा, इसको पुनः उत्पादित आप कर लेंगे। जैसे सौर ऊर्जा, एक बार सौर ऊर्जा से आप एनर्जी प्राप्त किए तो फिर आपको सौर ऊर्जा मिल जाएगा, है कि नहीं। यह कभी समाप्त होने वाला नहीं है। उसी प्रकार से पवन ऊर्जा, यह भी कभी समाप्त होने वाला नहीं है। लेकिन खनिज की बात करें तो खनिज के जो भंडार सीमित हैं यह कभी ना कभी समाप्त हो जाएगा, और समाप्त हो जाएगा तो फिर बहुत लंबे अंतराल के बाद संभवतः दोबारा प्राप्त हो, लेकिन शॉर्ट टर्म में नहीं प्राप्त होगा। लेकिन आप नवीकरण में देख रहे हैं कि सौर ऊर्जा आज समाप्त हुआ तो कल आपको तुरंत मिल जाएगा। तो ये चीज है, समझ रहे हैं आप। तो नवीकरण में है कि चीजें समाप्त नहीं होती हैं, और अनवीकरण में है कि चीजें समाप्त हो जाती हैं, और अगर दोबारा मिलेगा भी तो बहुत लंबे समय अंतराल के बाद, उसकी गणना नहीं कर सकते हैं आप, न जाने कितने समय बाद मिलेगा। तो इसमें आएगा खनिज और जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन का भी वही हाल है, बहुत लंबे समय के बाद आपको मिल सकता है। चलिए मैं उम्मीद करता हूं दोनों आप समझ गए होंगे। अब आपसे पूछ दे कि भैया ये बताइए पवन ऊर्जा, तो अब जान गए हैं पवन ऊर्जा कि भाई पवन ऊर्जा तो समाप्त नहीं होगा, ये नवीकरण है, मतलब पुनः इसको उपयोग कर सकते हैं। आज खत्म हुआ, फिर जब भी पवन आए तब भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये चीज आप ध्यान दीजिए। चलिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जून 1992 में हुआ था। याद रखना है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जून 1992 में। कहां में? तो रियो डी जेनेरियो में। कहां में? रियो डी जेनेरियो में। यह ब्राजील में ही है, तो इसको याद रखिएगा। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जून 1992 में हुआ था, ध्यान देना है आपको। चलिए, एजेंडा 21 का संबंध है, एजेंडा जो 21 है इसका संबंध है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन से। किससे है? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन से ही संबंध है एजेंडा 21 का। चलिए, प्रश्न संख्या 9, यह किसने कहा था? देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है और यह सोचने वाली बात है। यह किसने कहा था कि संसाधनों को लेकर के बताया गया था कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। संसाधनों का कम उपयोग करने की बात करते थे कौन? गांधी जी जो थे, इन्होंने कहा था कि संसाधन का उतना ही उपयोग करें जितने में काम चल जाए। दोहन मत करिए, पेटी मत भरिए। पेटी भर के उसको समाप्त कर दीजिएगा, फिर आने वाली पीढ़ी जो है उसको दिक्कत होगी, कठिनाई होगी और वो संसाधन जो है उसका अभाव हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अगर हम पेट भरें केवल तो बहुत कुछ है, ये कभी नहीं समाप्त होगा। लेकिन अब पेटी भरने लगते हैं कि ये काम आएगा, ये काम आएगा, तब जाकर के वो चीजें कमती है। तो ध्यान दीजिएगा। उसी संसाधन से ही रिलेटेड एक पुस्तक निकाली गई थी सोमेश्वर के द्वारा। इसने कहा था स्मॉल इज ब्यूटीफुल। जी हां, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। मतलब इनका कहने का यह सिद्धांत था कि चीजों जो संसाधन का उपयोग कर रहे हैं उनको कम ही कम हम अगर यूज करें तो बेहतर है। जो चीज गांधी जी ने कहा सेम मिलता जुलता इनका भी वही शब्द। चलिए, प्रश्न संख्या 11 की ओर चलते हैं। भारतीय भूमि का कितना प्रतिशत क्षेत्र मैदानी भाग है? तो मैदानी भाग की बात कर ले तो 43% जो है वह मैदानी भाग है। 30% जो है वह नदियों के द्वारा घेरा गया है और जो 27% है वह पहाड़ी क्षेत्रों के द्वारा घेरा गया है। चलिए, 12 नंबर सवाल। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति कब लागू हुआ था? तो हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति जो है लागू वह 1952 में हुआ था। कितने में? 1952 में। देखिए दोस्तों, मैं जान रहा हूं कि आप लोग को पढ़ने में आनंद नहीं आ रहा है। अगर यही आप लोग को कोई दे मोस्ट वीवीआई प्रश्न और वो प्रश्न कहीं से भी उठा करके दे दे तो आप लोग खूब देखते हैं। लेकिन जब मैं एनसीईआरटी से आप लोग को एनसीईआरटी से दे रहा हूं, वो भी आयोग ने स्पष्ट किया है कि मैं एनसीईआरटी से ही पूछूंगा, बावजूद उसके आप लोग देख रहे हैं कि कम रुचि ले रहे हैं। तो इसका खामियाजा आप लोग भुगतेंगे, जरूर भुगतेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं भुगतेंगे। आप लोग एनसीईआरटी को इग्नोर कर रहे हैं। आप लोग उन चिंदी जो पढ़ा रहे हैं आपको, चिंदी से ये मतलब है कि कुछ भी उठा करके आपको दे रहे हैं। मोस्ट 50 प्रश्न जिनका एनसीईआरटी से दूर दूर तक रिलेशन नहीं दिख रहा है, जो फालतू के प्रश्न हैं, उन प्रश्नों पर आप लोगों का ज्यादा रुझान आ रहा है। और जब मैं एनसीईआरटी की क्लास दे रहा हूं, जो कि आपको प्रमाणिक है, आयोग ने भी स्पष्ट किया है कि एनसीईआरटी से ही पूछूंगा, बावजूद इसके आप लोग रुचि कम ले रहे हैं। खैर, कोई दिक्कत नहीं, मेरा काम है पढ़ाना। एग्जाम बाद आप जब तलाशते आएंगे प्रश्नों को, तब आपको सारे प्रश्न यहां से दिखाई देंगे। फिर आप सोचेंगे कि काश पहले देखा होता। खैर, वो आपकी मर्जी। फिलहाल हमारा काम है क्वेश्चंस कराना। तो 1952 में राष्ट्रीय वन नीति जो है वह लागू हुई है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 में जब आया तो कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का हिस्सा होना चाहिए था? ऐसा एक बनाया गया मॉडल कि भैया जो आपके पास भूमि है उसमें कम से कम अगर आपके पास 33% आपके पास वन है तो समझिए कि आप अच्छे हैं। मतलब अच्छे हैं का मतलब कि आप पालन कर रहे हैं वन नीति का सही। ओके, चलिए। भारत में पाई जाने वाली सबसे विस्तृत रूप में फैली हुई मिट्टी या मृदा कौन है? सबसे विस्तृत रूप में भारत की ही बात करी जा रही है, तो यहाँ जलोढ़ मिट्टी का सबसे ज्यादा प्रतिशत आपको देखने को मिलने वाला है। जलोढ़ मिट्टी जो है या मृदा है, इसको दो भागों में बांटा गया है आयु के आधार पर। तो आयु के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। दोनों भाग का नाम पूछ देता है, पूछेगा आपसे नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, या पूछेगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है उसको बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगर, जी हां। और जो नई जलोढ़ मिट्टी है उसको खादर कहते हैं। फिर से एक बार ध्यान दीजिए,
पुरानी हो तो बांगर कहेंगे, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहेंगे। यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब नदी का पानी आता है तो उसमें बहुत सारे मात्रा में ह्यूमस होते हैं और भी तमाम चीजें होती हैं, जो कि जहां, जैसे मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश बहुत बढ़िया से करूंगा। जैसे देखिए ये नदी है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब नदी में पानी है तो जब बाढ़ आता है ना तो नदी का पानी यहां तक चला आया, या कभी 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 यहां तक चला आया। तो मान के चलिए कि 1990 में, ध्यान दीजिएगा, 1990 में या 1890 की हम बात कर लेते हैं, 1890 में पानी चलाया यहां तक, ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि 50 साल 60 साल जितने साल बाद इधर लोगों ने बांधा, मतलब घर बना करके या किसी माध्यम से इधर पानी आने से रोका, ठीक। अब जब 1990 में बाढ़ आया तो पानी यहीं तक रहा, यहां नहीं आया पानी इधर नहीं आया। इधर जो मिट्टी है वह पुरानी हो गई, यानी कि बांगर मिट्टी हो गई, और जो अब 90 से लेकर अब तक जो बाढ़ आता है वो इधर ही बाढ़ आता है। तो इधर का जो हिस्सा है वह खादर है, मतलब नई जलोढ़ मिट्टी जो बाढ़ के साथ आ जा रहा है वो नई जलोढ़ मिट्टी है, और जो पहले आ चुका है अब नहीं आ रहा है तो वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। यहाँ क्या होगा कि इसमें ह्यूमस की मात्रा कम जाएगी, यह कम उपजाऊ मिट्टी होगी, और चूंकि यहाँ ह्यूमस वगैरह की मात्रा अधिक रहती है, बाढ़ के साथ पानी के साथ आते रहता है, तो यह जो है यह उपजाऊ भूमि होती है। तो ये चीज ध्यान देना है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर कम उपजाऊ, नई जलोढ़ मिट्टी खादर अधिक उपजाऊ, ये आपको ध्यान देना है। किस मिट्टी में कंकड़ ग्रंथियां की मात्रा ज्यादा होती है? कंकड़ ग्रंथियां की मात्रा ज्यादा होती है, तो बांगर जो होती है उसमें कंकड़ की मात्रा ज्यादा होती है, मोटे मोटे कंकड़ होते हैं, और खादर जो होते हैं उनमें महीन कण होते हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है। रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, क्या? रेगुर मिट्टी। तो आपको पता है कि काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा इनमें से किसे रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, या फिर आपसे अन्य नाम देकर के पूछ सकता है। तो बताएंगे रेगुर मिट्टी जो है वह काली मिट्टी। अब कपास किस मृदा में होता है? तो कपास भी काली मिट्टी में ही सर्वाधिक होता है। और पूछ दे अगर आपसे कि काली मिट्टी किस राज्य में सर्वाधिक है, तो बताएंगे महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ऐसे नाम आप तमाम बताने वाले हैं। भारत में लाल मृदा का विकास हुआ है, भारत की बात करी जा रही है कि भारत में जो लाल मृदा है उसका विकास कैसे हुआ है? तो दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भागों में कम वर्षा होने की वजह से। आपको पता है कि ये छाया वृष्टि प्रदेश में आते हैं, है ना, तो यहाँ बारिश थोड़ा कम होती है, तो इन कम बारिश होने की वजह से यहाँ लाल मिट्टी का जो है वह निर्माण हो गया है। चलिए, लेटेराइट मृदा परिणाम है, तो लेटेराइट मृदा ठीक इसके विपरीत, लाल मृदा जहां कम बारिश की वजह से हुआ है, कम वर्षा की वजह से हुआ है, वहीं लेटेराइट मिट्टी अधिक वर्षा की वजह से निक्षालन होने का परिणाम है। लेटेराइट मृदा होती है, तो लेटेराइट मृदा जो होती है वह अम्लीय होती है, ये चीज ध्यान देना है। यह प्रश्न बिहार पुलिस और बिहार सब इंस्पेक्टर दोनों में पूछा गया है। लाल लेटेराइट मृदा किस फसल के लिए अधिक उपयोगिता है? देखिए, वैसे तो इसमें कॉफी भी होता है, लेकिन अगर कॉफी ऑप्शन में ना है तो काजू बिल्कुल लगाइएगा, और काजू होता भी है ना। अगर कॉफी और काजू दोनों आए और ऑप्शन में ये रहे कि इनमें से एक से अधिक, तो आपको एक से अधिक वाला लगाना है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अपर्दन क्या कहलाता है? मृदा की कटाव और बहाव की जो प्रक्रिया है वह अपर्दन कहलाती है। जी हाँ, मृदा के कटाव और बहाव की जो प्रक्रिया है वह अपर्दन कहलाती है। देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, सोपान कृषि नियंत्रित करती है। जी हाँ, सोपान कृषि नियंत्रित करती है, तो यह अपर्दन को नियंत्रित करती है। और यह सोपान कृषि कहाँ में होती है? तो यह सोपान कृषि आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, और कहें तो पश्चिमी और मध्य हिमालय में भी देखने को मिलेगा। सोपान कृषि, इसका एक अन्य नाम है सीढ़ीदार कृषि, ये भी आपको ध्यान देना है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, सोपान कृषि नोट कर लीजिएगा। एक चीज और नोट कर लीजिए, अगर पालर पानी पूछे आपसे कि पालर पानी है, नदी का पानी, भूमि का पानी, बरसात का पानी, कुएं का पानी, तो आपको बताना है कि पालर पानी जो है यह बरसात का पानी है। राजस्थान में कुछ ऐसा करके इस बरसात के पानी को इकट्ठा करते हैं, वह पालर पानी कहलाता है। तो पालर पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पालर पानी बरसात का पानी जो है उसी कहते हैं। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? जब हमने शुरुआत में संसाधनों की चर्चा की तो बताया ये समाप्त होने वाले संसाधन हैं, यह अनवीकरणीय संसाधन हैं।
तो लौह अयस्क भविष्य में कभी ना कभी समाप्त हो ही जाएगा। इस वजह से यह जो है अनवीकरणीय संसाधन है। अब आगे आता है ज्वारीय ऊर्जा। तो ज्वारीय ऊर्जा कैसे आता है? ज्वार भाटा जब आता है तो उससे, तो क्या ज्वार भाटा कभी समाप्त होने वाला चीज है? नहीं ना। तो यह नवीकरणीय संसाधन का स्रोत है। चलिए, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से जो कारण है वह है अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई की वजह से भूमि निम्नीकरण होता चला जा रहा है। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी सोपानी खेती की जाती है? सोपान खेती या सोपानी खेती। तो हम आपको अभी बताए हैं कि उत्तराखंड में या पश्चिमी हिमालय, मध्य हिमालय में यह खेती की जाती है। राज्य पूछे तो उत्तराखंड याद रखना है। इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप में पाई जाती है? तो महाराष्ट्र का नाम आप ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 31, पूर्वी तट के नदी डेल्टा पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? पूर्वी तट के जो नदी डेल्टाज हैं उन पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो इतने ही प्रश्न थे जो कि क्लास 10th एनसीईआरटी ज्योग्राफी संसाधन से संबंधित थे। मैं उम्मीद करता हूं, देखिए मैं एक चीज और बता दूं, अगर आप लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी तो जो क्वेश्चंस आंसर दिए गए हैं उसमें तो 5 ही 6 प्रश्न दिए गए हैं। तो आप कहेंगे कि सर किताब में तो 5-6 प्रश्न है और आप तो 31 प्रश्न लेके आ गए हैं। तो देखिए, जब बुक्स को आप पढ़ते हैं, किताबें आप पढ़ते हैं, तो वहां से प्रश्न बनता है, ना कि केवल क्वेश्चन आंसर से ही प्रश्न बनेगा ना। जब उसको पढ़िएगा डिटेल में तब आपको पता चलेगा, है ना। तो ऐसे करके मैं प्रश्नों को लाया हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं, ईमानदारी पूर्वक अगर आप देख रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपका लाभ होना तय है। और जो इग्नोर कर रहे हैं तो उनके लिए तो कोई इलाज नहीं है। खैर, एग्जाम के बाद उनको भी समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं मैंने गलती की थी। लेकिन एक कहावत है ना कि अब पछताए होत का जब चिड़ियां चुग गई खेत, बाद में पछताने से कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए वक्त है, अभी भी अपना भविष्य बना सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।